नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। यहाँ पे हम एनालाइज करते हैं बिजनेस न्यूज़पेपर्स, उनके आर्टिकल्स और आप ये सीखने की कोशिश करिएगा यहाँ पर कि एक बिजनेस न्यूज़पेपर्स को कैसे एनालाइज किया जाता है, कैसे पढ़ना है, क्या तरीका है। सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं होती तो हम सारी आर्टिकल्स कवर भी नहीं करते। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आर्टिकल से आज के। दिल्ली मेंटेन्स कैपिटल लीड, बेगूसराय सिटी रैंक सरप्राइज। अब बेगूसराय का हो सकता है कई लोगों ने नाम भी ना सुना हो इससे पहले, ठीक है, मैं आपको बता दूं। बट ये बिहार में सिचुएटेड है ये जगह। एंड अभी न्यूज़पेपर में क्यों आ रहा है? पोल्यूशन के चक्कर में। आप देखिए इंडिया की ऐसी ऐसी सिटीज जिसका हमने नाम भी नहीं सुना होगा, वहां इस लेवल का पोल्यूशन हो चुका है कि वो ग्लोबली इंडेक्स में अपना नाम लेकर आ रहा है। तो अमिड ग्रोइंग कंसर्न्स about worsening air quality, India was world's third most polluted country last year out of 134। 134 में थर्ड मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री कौन था? इंडिया था यहाँ पे। एंड ये रिपोर्ट आया है स्विस ऑर्गेनाइजेशन आईक्यू एयर के द्वारा। एंड रिपोर्ट का टाइटल है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023। उन्होंने कहा कि जो पीएम 2.5 कॉन्सेंट्रेशन है ऑफ 54.4 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर, तो कंट्री सिर्फ बांग्लादेश और पाकिस्तान से ही बेटर है इस मामले में, पोल्यूशन के मामले में। यहाँ पे बांग्लादेश सबसे ज्यादा यहाँ पे पोल्यूटेड है, 79.9 माइक्रोग्राम्स है पर क्यूबिक मीटर पीएम 2.5 कॉन्सेंट्रेशन पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स कौन से होते हैं? बहुत ही थिन पार्टिकल्स होते हैं। पीएम 2.5 इतने थिन पार्टिकल्स होते हैं, ये आप कह सकते हैं कि आपके लंग्स तक भी पहुंच जाते हैं, ठीक है। इसको आप फिल्टर नहीं कर पाते, हमारी बॉडी से फिल्टर नहीं कर पाती और हमारी बॉडी में आ जाते हैं ये। सो दे आर वेरी हार्मफुल। एंड टू मेक मैटर्स वर्स, रिपोर्ट ने आइडेंटिफाई किया दिल्ली को एज मोस्ट पोल्यूटेड सिटी, कैपिटल सिटी इन द वर्ल्ड फॉर द फोर्थ कंसेक्यूटिव टाइम, चौथी बार, ठीक है। और यहाँ पे पीएम 2.5 का कॉन्सेंट्रेशन था 92.7 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर इन 2023। इंक्रीज हुआ है 89 से। सो यहाँ पे भी एयर क्वालिटी और वर्स हुई है दिल्ली की। जो भी एफर्ट्स लगा रहे हैं हम, दे आर यूजलेस। सरप्राइज एंट्रेंट है यहाँ पे बिहार का एक टाउन, बिहार छोटा सा टाउन है बेगूसराय, जिसे अर्न किया है ग्रीन टैग ऑफ मोस्ट पोल्यूटेड मेट्रोपॉलिटन एरिया ग्लोबली। तो सिटी जो लास्ट ईयर की रैंकिंग में था ही नहीं, इस साल यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है पीएम 2.5 का 118.9, ऑलमोस्ट 119, ठीक है, माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर है यहाँ पे पीएम 2.5 पार्टिकल्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज नॉट अ गुड न्यूज फॉर इंडिया एंड वी स्टिल नीड मोर टेक्नोलॉजी, ठीक है, एंड समथिंग दैट इज अफोर्डेबल, कि जितने भी लोग हैं, चाहे वो पुअर क्लास हो, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, सब अफोर्ड कर पाए। सबको एक एक राइट है हमारा कि हम एक क्लीन और एक एक हेल्दी एयर में ब्रीथ करें एटलीस्ट, है कि नहीं? तो अगर आपको ऐसा बताया जाए कि जिस हवा में आप सांस ले रहे हो, मतलब आपकी लाइफ स्पैन इससे कम हो रही है, ये लगातार 20 या 30 सिगरेट्स के बराबर है कंज्यूम करने के, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि ऐसे जगहों, दिल्ली जैसी जगह है और बेगूसराय जैसी जगह है, लोग फैमिलीज लेकर रह रहे हैं। ये ऐसी कोई जगह नहीं है जो खंडहर है, कोई माइन है, ठीक है। यहाँ पे फैमिलीज रहती हैं, रिटायर्ड लोग रहते हैं। और दिल्ली तो इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, हमारे लिए, इंडिया के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसेस में से एक यहाँ पे इस वक्त दिल्ली है। हमारे प्राइम मिनिस्टर का रेसिडेंस है, प्रेसिडेंट का है, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स का है, सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का है। सो इट्स अ रियली इंपॉर्टेंट प्लेस फॉर अस, और यहाँ पे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आते हैं अगले आर्टिकल पे। बीओजे मेक्स फर्स्ट रेट हाइक इन 17 इयर्स। अब ये 17 साल में पहली बार कुछ हो रहा है, ठीक है। जापान में, जापान में अभी तक क्या चल रहा था? नेगेटिव रेट। नेगेटिव रेट का मतलब आप समझते हैं? बैंक में आप पैसे जमा रखते हैं, सेविंग्स अकाउंट में जब आपके पैसे होते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? आपको इंटरेस्ट मिल रहा होता है, कम ही मिलता है लेकिन मिलता है ना। जापान में उल्टा है। जापान में क्या है? आपके अकाउंट में नेगेटिव इंटरेस्ट रेट लगेगा, ठीक है। तो अगर आप अकाउंट में पैसे रख रहे हैं तो पैसे कटेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि लोन आप लेंगे तो बैंक आपको इंटरेस्ट देगी ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन वहां पे आपको इंटरेस्ट पे करना होगा, जो कि बहुत ही कम इंटरेस्ट होता है। बट यस, यहाँ पे सेविंग्स अकाउंट में भी आपको नेगेटिव इंटरेस्ट रेट यहाँ पे रहता है। तो बैंक ऑफ जापान ने इस डिसीजन को कर दिया है रिवर्स। बैंक ऑफ जापान पुल्ड द curtain on most aggressive monetary easing program in the modern history। मोस्ट अग्रेसिव मॉनेटरी ईजिंग प्रोग्राम इसे कहा जा रहा है, बाय एंडिंग वर्ल्ड्स लास्ट नेगेटिव इंटरेस्ट रेट
along with its yield curve control mechanism, a widely expected move that weakened the yen. तो यहाँ पे इन्होंने दुनिया की ये लास्ट अब कंट्री थी जहाँ पे नेगेटिव इंटरेस्ट रेट था, और अब वो भी इन्होंने चेंज कर दिया। तो सेंट्रल बैंक ने नया पॉलिसी रेट रेंज रखा है 0% से 0.1% के बीच में, शिफ्टिंग फ्रॉम -0.1% शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट। तो जो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट थे, जहां -0.1% का इंटरेस्ट रेट था, अभी कितना हो चुका है? अभी हो चुका है 0 से 0.1% की रेंज में। तो अब ये रेंज पॉजिटिव में आ गया। बैंक का ये कहना है कि फाइनेंशियल कंडीशंस इससे और बेटर होंगी, अकोमोडेटिव होंगी, और इंडिकेट किया कि इट इज नॉट अ बिगिनिंग ऑफ एग्रेसिव टाइटनिंग साइकिल ऑफ सॉर्ट सीन इन यूएस और यूरोप। बैंक ऑफ जापान ने ये भी कहा कि देखिए, हमने एक बार ये बढ़ा दिया और इसे पॉजिटिव कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि अब हम इसे पॉजिटिव ही करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसा यूएस और यूरोप में हुआ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को 0%, 0.1% से सीधा इन्होंने बढ़ा के 8%, 9%, 7% कर दिया, ऐसा ये बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। बस ये वन टाइम थिंग है, और यहाँ पे कुछ भी ऐसा अनप्रेडिक्टेबल या बहुत एग्रेसिव ये नहीं करेंगे, इनका ये कहना है। तो ये इन्वेस्टर्स को और सिटीजन्स को बेसिकली आप कह सकते हैं कि आश्वासन देना चाहते हैं कि कुछ भी ऐसा नहीं होगा जिससे इनका बहुत ज्यादा लॉस हो जाए। सो यहाँ पे ये स्टेबिलिटी भी मेंटेन करना चाहते हैं, ऑफ कोर्स। सो इट्स नॉट अ बैड थिंग। तो इसे कहा जा रहा है कि वन ऑफ द हिस्टोरिक मोमेंट्स है ये जापान में, ठीक है। इन एंडिंग द नेगेटिव रेट, गवर्नर काजुओ उएदा मेक्स हिस्ट्री बाय टर्निंग पेज ऑन बीओजे's एक्सपेरिमेंटल मॉनेटरी ईजिंग प्रोग्राम आफ्टर इयर्स इन व्हिच जापान सेंट्रल बैंक वाज अ ग्लोबल आउटलायर। तो जितनी मेजर इकोनॉमीज है उसमें जापान का सेंट्रल बैंक एक मेजर आउटलायर था। आउटलायर का मतलब बता दो, जो लोग स्टेटिस्टिक्स वगैरह के बारे में ज्यादा नहीं नॉलेज रखते हैं, कि ये देखिए ये डेटा है और एक डेटा यहाँ है, एक डेटा यहाँ है, तो ये आउटलायर हो जाता है। तो मान लीजिए 5 4 5 4 5 ऐसे करके एवरेज है 6, एक है 89, एक है -20। तो ये दोनों डेटा आउटलायर्स हो जाएंगे। अगर आप इनका एवरेज कैलकुलेट करते हैं तो इन दोनों की वजह से पूरा एवरेज अलग आएगा, राइट। तो जापान ऐसा ही बन चुका था, माइनस की टेरिटरी में यहाँ पे जापान आ चुका था, और अब ये भी पॉजिटिव हो गया है 17 साल के बाद। इट्स अ रियली बिग न्यूज। और अगर आप जापान के स्टॉक मार्केट को देखेंगे तो जापान के स्टॉक मार्केट ने 1988 में ना हाई बनाया, ठीक है। तब से लेके आज तक ये जो हाई था इसका, ये स्टॉक मार्केट वहां तक पहुंचा ही नहीं कभी, ठीक है। तो अब फाइनली 2024 में हमें देखने को मिला है कि जापान के स्टॉक मार्केट ने उस हाई को क्रॉस किया, और वन ऑफ द रीजन थे, अभी लोग कह रहे हैं कि ये जो मॉनेटरी पॉलिसी चेंजेस आने थे यहाँ पे। तो व्हाट हैपेंस टू स्टिमुलस टूल्स? तो बैंक ऑफ जापान ने एंड किया 8 years of negative interest rates and other remnants of its unorthodox policy, making a historic shift from focus on relating reflating growth with decades of massive monetary stimulus। अब यहाँ पर आपको डिटेल्स देखने को मिलेंगी, देखिए नीचे, कि क्या-क्या चीजें हुई हैं और कौन-कौन से वेरियस टूल्स हैं जो अब सेंट्रल बैंक के स्टिमुलस फ्रेमवर्क में रहने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, देखने को मिलेगा आपको नेगेटिव इंटरेस्ट रेट पॉलिसी। सिंस 2016 बैंक ऑफ जापान अप्लाई करा था 0.1% चार्ज ऑन स्मॉल पूल ऑफ एक्सेस रिजर्व्स, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पार्क करते हैं पैसे विद सेंट्रल बैंक। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म बोरिंग कॉस्ट स्लाइटली बिलो जीरो थे, ठीक है। अब मूव की वजह से क्या हुआ? बैंक्स ने मनी को लेंड आउट किया इंस्टेड ऑफ होल्डिंग इन अकाउंट्स। बैंक से क्या किया कि भाई देखो, अगर हम पैसा सेंट्रल बैंक के पास रखते हैं तो हमें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो एक काम करते हैं, हम लोग ये पैसा लेंड कर देते हैं, कम से कम कुछ मिलेगा तो हमें। तो इससे क्या हुआ? स्टिमुलस रहा, मार्केट में पैसा आता रहा, बैंक्स लोन देते रहे। सोचिए, बैंक्स आपको बुलाए, कहें कि अरे आपकी सैलरी कम है, फिर भी हम आपको लोन देंगे क्योंकि हम कुछ तो कमाएंगे, वहां तो पैसा नीचे हमारा कम हो रहा है। यहाँ पे बैंक ऑफ जापान ने डिसाइड किया इंस्टेड to pay 0.1% interest to excess reserves, financial institutions park with central bank to mop up some cash from the economy। इसके बाद है yield curve control। बैंक ऑफ जापान ने सेट किया था 0% टारगेट एंड अ लूज सीलिंग ऑफ 1% फॉर 10 year गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड अंडर यील्ड कंट्रोल कर्व। तो गवर्नमेंट सॉरी, जो सेंट्रल बैंक है, बैंक ऑफ जापान, ये इन्होंने सेट किया 0% टारगेट, ठीक है। लूज सीलिंग ऑफ 1% फॉर अ 10 year गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड अंडर यील्ड कंट्रोल कर्व। तो ये पॉलिसी
रखी गई 2016 में, ताकि एक्सेसिव फॉल्स जो फ्लैटन करते हैं यील्ड कर्व को और क्रश करते हैं इन्वेस्टर्स के मार्जिन को, ये चीज ना हो पाए। ठीक है, तो एक्सेसिव फॉल ना हो पाए, इसीलिए इस चीज को लाया गया। सेंट्रल बैंक ने डिसमेंटल किया यील्ड कर्व कंट्रोल को बाय रिमूविंग द टारगेट। 0% का जो टारगेट था, इसे रिमूव कर दिया गया अंडर रेफरेंस, बट इट इंसर्टेड अ गाइडेंस इन policy statement pledging to keep buying roughly the same amount of bonds as before and intervene with bigger purchases if bonds yields rise rapidly। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि ये कॉमर्स नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड वाले के लिए तो समझना थोड़ा टफ है। सबसे पहले तो आपने देखा नेगेटिव इंटरेस्ट रेट पॉलिसी के बारे में पढ़ा, तो बहुत ही सिंपल था, राइट। बैंक्स को क्योंकि पे करना पड़ रहा था सेंट्रल बैंक के पास पैसा रखने में, तो सेंट्रल बैंक के पास रखने की जगह वो लोगों को लेंड कर रहे थे, जिसकी वजह से इकोनॉमी में पैसा आ रहा था। इकोनॉमी में पैसा आया, लोगों ने खर्च किया, चीजों की डिमांड बढ़ी, बेसिक इकोनॉमिक्स डिमांड बढ़ी, तो प्रोडक्शन बढ़ा, इस तरीके से इकोनॉमी को ग्रो करने की इन्होंने कोशिश करी। अब क्या हुआ, दूसरी चीज है यील्ड कर्व कंट्रोल। बैंक ऑफ जापान ने 0% का टारगेट रखा। ठीक है, सबसे पहले 0% का टारगेट रखा, -1 था ना। उसके बाद लूज किया सीलिंग ऑफ 1% फॉर 10 year गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड अंडर यील्ड कर्व कंट्रोल। एक पॉलिसी थी, ठीक है, ये अब मैं बता देता हूँ। 0% टारगेट रखा इन्होंने, और उसके बाद जो 10 year गवर्नमेंट बॉन्ड है ना, ठीक है, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं 10 year, 5 year, 15 years, 20 years। तो जो 10 year वाले बॉन्ड्स है गवर्नमेंट के, जिसको आप बाय करो तो आपको इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, बॉन्ड इज बेसिकली काइंड ऑफ अ फिक्स डिपॉजिट। तो इसको एक मैकेनिज्म के अंदर रखा था, जिसे हम कहते हैं यील्ड कर्व कंट्रोल। ये एक पॉलिसी है, वो 2016 में इसे लाया गया यील्ड कर्व कंट्रोल को। और इसका रीजन था लाने का कि एक्सेसिव फॉल्स जो भी है ना, उसे प्रिवेंट किया जाए, जिसकी वजह से यील्ड कर्व फ्लैट हो जाता है और मार्जिन क्रश हो जाता है इन्वेस्टर्स के। तो सेंट्रल बैंक ने अब वाईसीसी को भी डिसमेंटल कर दिया, जो 0% का टारगेट था उसको भी रिमूव कर दिया, और रेफरेंस को भी एक गाइडेंस लिया है उसकी जगह पे, जहां पे उन्होंने प्लेज किया है कि वो हमेशा बाय करते रहेंगे सेम अमाउंट ऑफ बॉन्ड रफली, जैसे वो पहले करते आ रहे थे, और ज्यादा परचेज करेंगे। और अगर बॉन्ड यील्ड बढ़ती है, तो बॉन्ड यील्ड मतलब बेसिकली जो इंटरेस्ट है वो अगर बढ़ जाए तो। इसके बाद है रिस्की एसेट बाइंग। बैंक ऑफ जापान ने बाय किए रिस्की एसेट्स, जैसे कि ईटीएफ और रियल एस्टेट ट्रस्ट फंड्स 2010 में स्टिमुलस प्रोग्राम के तहत। तो इन्होंने काफी ज्यादा बाइंग बढ़ा दी थ्रू मार्च 2021, जब इन्होंने डिसाइड किया कि विद परचेजेस ओनली इन टाइम्स ऑफ ह्यूज मार्केट टर्बुलेंस। तो मार्केट देखिए, यहाँ पे सेंट्रल बैंक किस तरीके से मैनेज करने की कोशिश कर रही है मार्केट को। यहाँ पे इन्होंने अच्छा खासा स्टिमुलस दिया मार्केट में भी, जब मार्केट में वॉलिटिलिटी आई, टर्बुलेंस आया, तो बैंक ऑफ जापान की जो ईटीएफ बाइंग थी, इसकी वजह से अंडरपिन हो गए स्टॉक प्राइसेस, जिसकी वजह से काफी क्रिटिसिज्म भी मिला है कि आप सेंट्रल बैंक हो, तो आप क्यों इसमें इतना इंटरफेयर कर रहे हो स्टॉक मार्केट में। ठीक है, आप यहाँ पे बिल्कुल मत करो, और स्टॉक मार्केट में आप ज्यादा अपनी टांग मत अड़ाओ। तो इन्होंने काफी सारी ईटीएफ बाय कर ली, और आरईआईटी भी बाय कर ली। ईटीएफ होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, और आरईआईटी ये होता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ठीक है, तो इन्होंने फॉर्मली डिसाइड किया कि डिसकंटिन्यू करेंगे इस परचेजेस को इन अ सिंबॉलिक मूव, क्योंकि काफी लोगों ने इसे क्रिटिसाइज भी किया। और इसके बाद है फॉरवर्ड गाइडेंस। तो बैंक ऑफ जापान ने प्लेज किया टू मेंटेन इट्स मैसिव स्टिमुलस प्रोग्राम फॉर एज लॉन्ग एज नेसेसरी टू स्टेबली अचीव इट्स 2% इन्फ्लेशन टारगेट। बैंक ऑफ जापान ने प्लेज किया कि एक मैसिव स्टिमुलस प्रोग्राम को मेंटेन करेगा जब तक जरूरी है तब तक, ताकि वो अपने 2% के इन्फ्लेशन के टारगेट को अचीव कर पाए। ये 2% के इन्फ्लेशन का टारगेट ऐसे ही सेम टारगेट यूएस का भी है, अगर आप ध्यान रखें। ठीक है, जिसकी वजह से काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है पूरी दुनिया को। इट हैज ऑल्सो प्रॉमिस टू रैंप अप स्टिमुलस एज needed and keep expanding base money until inflation stably exceeds 2%। तो यहाँ पे इनका यूएसए का क्या है, हमें 2% लाना है नीचे गिराकर। ये चीज मैं आपको बताना भूल गया, नीचे करना चाहता है ये, 4% से 2% लाना चाहता है। बैंक ऑफ जापान, जापान इसे ऊपर लाना चाहता है इन्फ्लेशन को। ठीक है, तो दोनों के टारगेट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, 2% की तरफ। तो इसके लिए क्या करेगा, यहाँ पे और पैसा लेके आएगा मार्केट में, स्टिमुलस डालेगा। जैसे जैसे आप पैसे ज्यादा प्रिंट करोगे ना, तो इन्फ्लेशन बढ़ता है उससे, राइट। क्योंकि आप सोचिए ना, मार्केट में पैसा ज्यादा आ गया, तो पैसे की वैल्यू कम हो गई, तो अब आप कम परचेज कर पाओगे इस पैसों से, तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगा। तो इन सारी कमिटमेंट्स को रिमूव किया गया, लेकिन बैंक ऑफ जापान ने ऑफर किया गाइडेंस ऑन प्लेजिंग टू कीप मॉनेटरी कंडीशंस अकोमोडेटेड। अकोमोडेटिव, तो ये बहुत ही सिंपल चीजें हैं। ठीक है, तो
एक ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी रही है जापान की जो पूरी दुनिया से बिल्कुल अलग रही है, स्पेशली मेजर इकोनॉमीज़ में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।